अक्सर जब हम अदालत के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले एक बहुत ही नाटकीय छवि आती है। मतलब हम सब ने फिल्मों में देखा है कि जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं, कटघरे में पूरा सन्नाटा होता है और अचानक से पीछे का भारी दरवाजा खुलता है। हाँ हाँ, और एक इंसान हांफता हुआ अंदर आता है। बिल्कुल। और वो चिल्ला कर कहता है कि रुकिए, मैंने अपनी आंखों से इस इंसान को जुर्म करते हुए देखा है। और बस उसी एक चश्मे-दीद गवाह के आते ही पूरा का पूरा केस पलट जाता है। ये सिनेमा का बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। एक आई विटनेस या चश्मादीद गवाह की वो एंट्री इतनी दमदार लगती है कि देखने वालों को यकीन हो जाता है कि न्याय व्यवस्था सिर्फ इसी धुरी पर घूमती है कि किसने क्या देखा। वही तो। लेकिन जब हम असली अदालतों की बात करते हैं, तो क्या वाकई वहां ऐसा होता है? आज इस गहन विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या किसी को सजा दिलाने के लिए एक चश्मदीद गवाह का होना अनिवार्य है। और इसके लिए आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वो इस पूरी फिल्मी धारणा को सिरे से खारिज कर देते हैं। सही कहा। आज हम कानूनी क्षेत्र के दिग्गज अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी की बहुत ही चर्चित सीरीज एफआईआर से फैसले तक उसके 22वें भाग की चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि अदालतें सच्चाई तक पहुंचने के लिए, यानी न्याय करने के लिए, सिर्फ आंखों देखे हाल पर निर्भर नहीं करती। वकीलों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक आई ओपनर है जो समझना चाहते हैं कि असली अदालतों में काम कैसे होता है। बिना गवाह के केस कैसे खड़ा होता है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, ये सब बहुत साइंटिफिक और रणनीतिक होता है। तो चलिए बिना देरी के इस मिथ की परतें खोलते हैं। शुक्ला जी ने एक बहुत बुनियादी सिद्धांत पर जोर दिया है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, यानी सबूतों की गुणवत्ता उनकी संख्या से ज्यादा अहम होती है। पर ये अदालती गणित काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, अगर एक तरफ 10 लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने घटना देखी है और दूसरी तरफ सिर्फ एक ऐसा सबूत है जो ठोस है, तो वो एक सबूत उन 10 लोगों पर भारी कैसे पड़ सकता है? अदालतें तो बयान दर्ज करती हैं ना। अदालतें बयान जरूर दर्ज करती हैं, लेकिन वो गवाहों की गिनती नहीं करती। असल में इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी जुर्म को साबित करने के लिए इतने गवाह तो होने ही चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई संख्या तय नहीं है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि अभियोजन पक्ष ने 10 चश्मदीद गवाह पेश कर दिए। जब बचाव पक्ष का वकील उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, यानी जिरहा करेगा, तो उनकी बातों में विरोधाभास आना शुरू हो जाएगा। मतलब उनकी कहानियां अलग होने लगेंगे? हाँ, जैसे कोई कहेगा घटना रात 8 बजे की है, तो कोई 9 बजे बताएगा। किसी के मुताबिक वहां रोशनी थी, कोई कहेगा पूरा अंधेरा था। अगर उन 10 लोगों की बातों में कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता नहीं है, तो उनकी गवाही का वजन अदालत में शून्य हो जाता है। तो वकीलों की वो तीखी जिरह गवाहों की उस पूरी भीड़ को कमजोर कर देती है। एकदम सही। और वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए सिर्फ एक गवाह है या कोई एक ऐसा दस्तावेज है जो घटना की टाइमलाइन, मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर से पूरी तरह मैच करता है, तो अदालत उस एक अकेले सबूत को उन 10 विरोधाभासी भाषणों से कहीं ऊपर मानेगी। यानी मनीष शुक्ला जी यही समझाते हैं कि केस की ड्राफ्टिंग करते वक्त गवाहों की फौज खड़ी करने के बजाय उन सबूतों को चुनना चाहिए जो जीरा में टूटे नहीं। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। पर यहाँ एक पेंच है। हम इंसानी गवाहों पर इतना अविश्वास क्यों कर रहे हैं? अदालतें इंसानी गवाही को इतना कमजोर क्यों मानती हैं? इंसान सच भी तो बोलते हैं। पर इंसानी याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। गहरे तनाव या सदमे की स्थिति में हमारा दिमाग कई बार घटनाओं को धुंधला कर देता है या कभी-कभी नई यादें भी गढ़ लेता है। ओह, ये तो है। इसके अलावा इंसान डर सकते हैं, उन्हें धमकाया जा सकता है या किसी लालच में आकर वो अपना बयान बदल सकते हैं, जिसे कानूनी भाषा में हॉस्टाइल होना कहते हैं। वही जो अक्सर सुनने में आता है कि गवाह हॉस्टाइल हो गया। शायद यही वजह है कि अमन बाजपेयी जी अपनी सीरीज में दस्तावेजी और साइंटिफिक सबूतों पर इतना जोर देते हैं। सही पकड़ा। ये वो गवाह है जो खामोश जरूर है पर पूरी तरह निष्पक्ष है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कॉल डिटेल रिकॉर्ड जिसे हम सीडीआर कहते हैं, और सीसीटीवी फुटेज। हाँ, ये ऐसे गवाह हैं जो अदालत में खड़े होकर घबराते नहीं हैं। किसी बाहुबली नेता का दबाव एक सीसीटीवी कैमरा या किसी मोबाइल टावर के डेटा को अपना बयान बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता ना। जरा रुकिए, मुझे इस बात से पूरी तरह से सहमति नहीं है। आप कह रही हैं कि साइंटिफिक सबूत निष्पक्ष और अचूक हैं, पर आजकल की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या ये सच है? आपका क्या मतलब है?
मेरा मतलब है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आजकल तो डीप फेक बन जाते हैं। और जहां तक सीडीआर की बात है, मान लीजिए कोई बहुत शातिर अपराधी है, वो दिल्ली में कोई जुर्म करने वाला है, पर वो अपना फोन अपने किसी दोस्त को देकर उसे फ्लाइट से मुंबई भेज देता है। अच्छा, एक फर्जी एलिबाई बनाने के लिए। हाँ, तो जुर्म के वक्त उसका सीडीआर तो चीख चीख कर कहेगा कि वो मुंबई में था। तो क्या ऐसे में टेक्निक अदालतों को गुमराह नहीं कर सकती? ये बहुत ही बेहतरीन तर्क है और अदालत में बचाव पक्ष के वकील अक्सर यही दलीलें देते हैं। देखिए, साइंटिफिक सबूत अपने आप में कोई जादू नहीं है, इसीलिए कानून में कोरॉबोरेशन यानी संपुष्टि का सिद्धांत काम करता है। कोरॉबोरेशन यानी सबूतों को क्रॉस वेरीफाई करना। आधार पर फैसला नहीं सुनाती। जब कोई अपराधी अपना मोबाइल मुंबई भेजकर झूठी एलिबाई बनाता है, तो अदालत बाकी कड़ियां भी चेक करती है। बाकी कड़ियां मतलब किस तरह की बातें? मतलब, अगर मोबाइल मुंबई गया है, तो क्या उस अपराधी की फ्लाइट की टिकट है? क्या मुंबई एयरपोर्ट के किसी कैमरा में वो दिखा? और अगर वो दिल्ली में जुर्म कर रहा था, तो क्या दिल्ली के किसी टोल प्लाजा पर उसकी गाड़ी का फास्टैग स्कैन हुआ? अच्छा, यानी जब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूतों को आपस में भिड़ाया जाता है, तो झूठ अपने आप पकड़ा जाता है। एकदम सही। वाजपेयी जी इसी बात पर जोर देते हैं कि एक सफल वकील सिर्फ टेक्निक का हवाला नहीं देता, बल्कि वो इन सभी साइंटिफिक सबूतों के बीच एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो किसी भी तरह की छेड़छाड़ की थ्योरीज को फेल कर दे। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि मेडिकल या टेक्निकल रिपोर्ट और एक इंसानी चश्मदीद गवाह में अगर टकराव हो जाए, तो विज्ञान का पल्ला ही भारी रहता है। बिल्कुल भारी रहता है। जैसे मान लीजिए, किसी चश्मेदीद ने कोर्ट में कहा कि उसने आरोपी को सामने से गोली मारते हुए देखा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि गोली शरीर में पीछे से घुसी थी। तो जाहिर है कि गवाह झूठ बोल रहा है या उसे कोई भ्रम हुआ है। विज्ञान तो भावनाएं नहीं देखता ना। ये आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का यही सबसे बड़ा काम है। वो चश्मेदीदों के दावों की साइंटिफिक कसौटी पर जांच करता है। लेकिन अब मैं इस चर्चा को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहती हूँ जहाँ चीजें सच में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमने बात की गवाहों की, हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल सबूतों की, पर अब एक ऐसी स्थिति सोचिए जहाँ ये दोनों ही चीजें मौजूद नहीं है। मतलब ना कोई चश्मदीद और ना ही कोई कैमरा। हाँ, एक बंद कमरा है, ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई फोन, ना इंटरनेट, और ना ही कोई इंसान जिसने कुछ देखा हो। एक ऐसा जुर्म जहां डायरेक्ट एविडेंस पूरी तरह से जीरो है। अब तो ऐसे केस में अपराधी का बच निकलना लगभग तय है ना, क्योंकि बिना सबूत सजा कैसे होगी? देखने में ये स्थिति अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के लिए एक नाइटमेयर लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। असल में यहीं पर कानून का सबसे दिलचस्प और दिमागी कसरत वाला हिस्सा शुरू होता है, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मैं एक उदाहरण रखता हूँ, देखते हैं वो इस सिद्धांत पर फिट बैठता है नहीं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के एक सुनसान गोदाम में तिजोरी टूटती है और चोरी होती है। वहां कोई गवाह नहीं है, लेकिन तिजोरी के ठीक बाहर ताजा सीमेंट डाला गया था और उस ताजा सीमेंट में एक बहुत ही खास ब्रांड के जूतों के निशान मिलते हैं। ठीक है। अब पुलिस जांच करती है और पाती है कि फैक्ट्री के ये कर्मचारी के पास ठीक वैसे ही जूते हैं और उसके सोल पर वही ताजा सीमेंट भी लगा हुआ है। इसके अलावा उसी दिन उस कर्मचारी ने अपने बैंक खाते में एक बहुत बड़ी नकद रकम जमा की है, जिसका स्रोत वो नहीं बता पा रहा है। तो क्या इस पूरे सीन को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहेंगे? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बहुत ही शानदार और मैच्योर उदाहरण है। देखिए, यहाँ किसी ने उस कर्मचारी को तिजोरी तोड़ते हुए नहीं देखा, डायरेक्ट सबूत नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जैसे जूतों के निशान और अचानक आया हुआ पैसा, हाँ, ये सब ऐसी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़कर एक ही कहानी बयान कर रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये कड़ियां किसी को सजा दिलाने के लिए काफी होती हैं? क्योंकि बचाव पक्ष का वकील तो आराम से कह सकता है कि अरे हो सकता है मेरा क्लाइंट वहां गलती से उस सीमेंट पे चला गया हो और वो जो पैसे हैं उसने किसी रिश्तेदार से उधार लिए हो। अगर इस तरह के बहाने कोर्ट में बनाए जाएं, तो क्या अदालतें इन परिस्थितियों को मानेंगी? यहीं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक सिद्धांत आता है जिसे पंचशील प्रिंसिपल कहा जाता है। एक मिनट, पंचशील, ये नाम तो फॉरेन पॉलिसी में सुना था, अदालत में ये क्या है? ये शरद बर्धीचंद सरदा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है। चूंकि परिस्थिति जन्य सबूतों में कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं होता ना, इसलिए किसी बेगुनाह को गलती से सजा ना मिल जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बहुत सख्त नियम बनाए हैं।
अगर कोई केस इन 5 नियमों को पास करता है तभी सजा हो सकती है। ये तो बहुत ही अहम लग रहा है। हम इन 5 नियमों को यानी इस पंचशील को एक-एक करके समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जिन परिस्थितियों से जुर्म साबित करना है वो पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। फुली एस्टैब्लिश्ड मतलब आपकी बातें सिर्फ शायद या अंदाजे पर नहीं टिकी होनी चाहिए। आपकी उसी फैक्ट्री वाले उदाहरण में जूतों का सीमेंट से मैच होना। हाँ, वो जूते उस कर्मचारी के ही हैं और उसमें वही सीमेंट लगा है, ये पूरी तरह लैब में स्थापित होना चाहिए, हवा में नहीं। समझ गया। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि जो तथ्य यानी फैक्ट्स सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हों, किसी और की तरफ नहीं। यानी ऐसा ना लगे कि हाँ कोई और भी तो ये कर सकता था। ठीक है। और तीसरा नियम? तीसरा है कि परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, कंक्लूसिव नेचर, यानी उनमें इतना दम हो कि जुर्म साबित करने में कोई कसर बाकी न रहे। अब चौथा नियम, मुझे लग रहा है ये शायद सबसे मुश्किल वाला होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। चौथा नियम डिफेंस लॉयर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये नियम कहता है कि इन परिस्थितियों को अपराध के अलावा किसी भी और संभावित थ्योरी या परिकल्पना को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए। टू एक्सक्लूड एवरी अदर हाइपोथेसिस। हाँ, बिल्कुल वही। पर एक मिनट, हर दूसरी संभावना को खारिज करना ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बचाव पक्ष का वकील तो कोई भी अजीब सी थ्योरी बना सकता है। वो कह सकता है कि हो सकता है कोई बाहर से वही ब्रांड के जूते पहनकर आया हो, उसने सीमेंट में पैर रखा और फिर बाद में मेरे क्लाइंट के जूतों पर साजिश के तहत वो सीमेंट लगा दिया। तो क्या ऐसी वाइल्ड थ्योरी इस कड़ी को तोड़ सकती है? देखिए, यहाँ संभावित और तार्किक यानी रीजनेबल होने के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी साइंस फिक्शन जैसी हवाई कहानी काम नहीं आएगी। अच्छा, मतलब लॉजिक होना चाहिए। हाँ, जो भी थ्योरी डिफेंस दे रहा है वो ह्यूमन नेचर और कॉमन सेंस के आधार पर पॉसिबल होनी चाहिए। अगर उनकी बात में थोड़ा सा भी सच और लॉजिक नजर आता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट सीधा आरोपी को मिल जाएगा और चेन वही टूट जाएगी। अब आखिरी यानी पांचवा नियम क्या बचता है? पांचवा नियम असल में इन सब का निचोड़ है। एक पूरी चेन ऑफ एविडेंस बननी चाहिए, यानी कड़ियों की ऐसी श्रृंखला जो आरोपी की बेगुनाही का कोई रास्ता ना छोड़े और ये साफ दिखाए कि हर ह्यूमन पॉसिबिलिटी के हिसाब से जुर्म उसी ने किया है। और अगर इस चेन में एक भी लिंक मिसिंग हो, जैसे जूतों का मैच तो मिल गया, पर अगर उसके बैंक में आए पैसों का कोई वैलिड और कानूनी स्रोत मिल जाए तो चेन वहीं टूट जाती है और केस तुरंत गिर जाता है। बाप रे, ये सब सुनकर लगता है कि वकालत सिर्फ कोर्टरूम में खड़े होकर तेज आवाज में बहस करने का नाम नहीं है। एक वकील असल में एक स्ट्रैटेजिस्ट होता है, एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। बिल्कुल, वो अलग अलग जगह से ईंटें लाकर, यानी सबूत, दस्तावेज और टेक्निकल डेटा, सही, उन्हें लाकर इस तरह से जोड़ता है कि एक ऐसी मजबूत दीवार बन जाए जिसे पंचशील के नियम भी न गिरा सकें। और यही मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी की सीरीज एफआईआर से फैसले तक का सबसे बड़ा लेसन है। उन्होंने अपनी ड्राफ्टिंग स्किल में यही सिखाया है। यानी एक बड़ा और सफल वकील कभी इस भरोसे कोर्ट नहीं जाता कि उसका आई विटनेस उसे बचा लेगा। असली खेल तो ड्राफ्टिंग टेबल पर ही खेला जाता है। एकदम सही कहा। तो अगर हम उनकी उस प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी को समझना चाहें तो एक वकील इन सब बातों को कागज पर उतारता कैसे? क्योंकि अगर चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस साबित करनी है तो बेस तो एफआईआर या चार्जशीट में ही बनाना पड़ेगा ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। जब आप किसी क्रिमिनल केस की ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको किसी चेकलिस्ट पर टिक नहीं मारना होता। आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपके दस्तावेजी सबूतों को ही आपकी कहानी की रीढ़ की हड्डी बनाना होता है। ओके। और अगर आपके पास सीडीआर या सीसीटीवी है तो ड्राफ्टिंग में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट के साथ अटैच किए गए हैं ताकि बाद में उनकी एडमिसिबिलिटी पर कोई सवाल ही ना उठे। मतलब आपके पास भली दुनिया का सबसे क्रिस्टल क्लियर सीसीटीवी फुटेज हो जिसमें चेहरा साफ दिख रहा हो, पर अगर आपने ड्राफ्टिंग में कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो वो फुटेज अदालत के लिए एक रद्दी का टुकड़ा है। 100%। सबूत ढूंढना एक अलग बात है और उन्हें अदालत के सामने प्रोसेस के हिसाब से सही ढंग से पेश करना एक पूरी तरह अलग कला है। वही तो।
इसी वजह से वाजपेयी और शुक्ला जी बार बार कहते हैं कि अगर केस परिस्थितिजन्य है तो ड्राफ्टिंग में कोई मिसिंग लिंक होना ही नहीं चाहिए। आपको पेपर पर ही पहले साबित कर देना है कि जो कहानी आप बता रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक बनता ही नहीं है। आपको सामने वाले के दलीलों को पहले से सोचकर उन बारीक सुराखों को पेपर पर ही बंद करना होता है। ये तो वाकई किसी दिमागी शतरंज जैसा खेल है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो मुझे लगता है हमने एक बहुत ही बड़े भ्रम को आज तोड़ दिया है। न्याय अंधा नहीं है और ना ही उसे सच देखने के लिए सिर्फ इंसानी आंखों की जरूरत है। किसी भी केस के लिए चश्मेदीद गवाह होना अनिवार्य शर्त नहीं है। एकदम सही। आज की न्याय प्रणाली दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, मेडिकल साइंस और सबसे जरूरी परिस्थितियों के उस तार्किक जाल पर ज्यादा निर्भर करती है जो किसी भी आम इंसानी गवाही से कहीं ज्यादा ठोस होती है। सबूतों की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी ही फैसला करती है। इस पूरे प्रोसेस और लॉ को समझना वाकई में बहुत अनोखा था। लेकिन इस चर्चा ने जाते जाते मेरे दिमाग में एक अजीब सा और थोड़ा असहज करने वाला विचार जरूर छोड़ दिया है। ऐसा क्या विचार? जरा सोचिए ना, हमने आज पूरे वक्त इस बात पर चर्चा की कि इंसान कैसे डिटेल भूल जाते हैं, डर जाते हैं या फिर झूठ बोल देते हैं, और उसके उलट हमने देखा कि मशीन, मोबाइल टावर का डाटा और मेडिकल साइंस कितने ज्यादा सटीक और निष्पक्ष होते हैं। हम एसेंशियली इंसानी याददाश्त को खारिज करके पूरी तरह टेक और डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है। तो क्या भविष्य में हम एक ऐसी जस्टिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां इंसानी गवाहों की जरूरत ही नहीं बचेगी, और शायद वकीलों या इंसानी जजों की भी नहीं? ये तो बहुत ही डीप सवाल है ना? क्या आने वाले वक्त में कोर्ट के उस भारी दरवाजे से कोई गवाह भागता हुआ नहीं आएगा, बल्कि एक एआई सिस्टम बस कुछ माइक्रोसेकंड्स में सारे सीसीटीवी, सीडीआर और कड़ियों को प्रोसेस करके स्क्रीन पर गिल्टी या नॉट गिल्टी फ्लैश कर देगा? पर अगर न्याय सिर्फ डेटा के भरोसे हो गया तो क्या हम उस इंसानी संवेदना को नहीं खो देंगे जो किसी जुर्म के पीछे की असली मंशा यानी इंटेंट को समझती है? ये वाकई एक ऐसी चर्चा है जो कानून और टेक्नोलॉजी के चौराहे पर खड़ी है। टेक्निक हमें फैक्ट तो बता सकती है, पर क्या वो ह्यूमन इंटेंट समझ पाएगी? ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और इसी गहरे सवाल के साथ हम अपनी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोता जरूर सोचें कि जब न्याय पूरी तरह मशीनों के हवाले हो जाएगा तो क्या होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय, नए स्रोतों और एक और जबरदस्त चर्चा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।